लेक्चर बहुत ही डिटेल में आपको बताया था कि हम लोग जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो उसके लिए हमें 3 मेजर्स जो हमारे मेजर अकाउंट्स हमको प्रिपेयर करने पड़े, जिसमें से 2 अकाउंट और एक स्टेटमेंट था जो मैंने आपको सिखाया था। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट होता है जिसमें हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम लिखते हैं। उसका बाद बताया था आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है जिसमें हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम लिखते हैं। और मैंने इसके बाद बताया था कि एक शीट बनाते हैं जिसमें हम लोग को ये पोजीशन पता करनी होती है कि हमारे पास लायबिलिटीज़ क्या है और असेट्स क्या है। तो ये तो मैंने आप लोग को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको बताता हूँ कंटेन क्या होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कंटेन क्या है, ठीक है। तो एक एक कंटेन को अच्छे से डिटेल में मैं आपको शो करते जाऊंगा और हर एक कंटेन का जो भी एक्सपेंसेस है उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मेजॉरिटी क्या होता है कि बच्चों को पता हो जाता है कि हाँ ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट लिया जाता है उनको, लेकिन ये नहीं पता है कि कौन से एक्सपेंसेस डायरेक्ट होते हैं और क्यों डायरेक्ट होते हैं, कौन से एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है और क्यों इनडायरेक्ट है। तो वो मैं आपको आज बताऊंगा कि विच आर द एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड विच आर द एक्सपेंसेस व्हिच कॉल्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। So first we will go for trading account. So here I prepare a concept of format like small format. Almost मैंने सब कंटेंट इनपुट कर दिए, ऑलमोस्ट ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर इनपुटेड। फॉर एग्जांपल मैंने बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक जो होती है, बोर्ड की टेक्स्ट बुक का ऑलमोस्ट जितने भी कंटेंट है ट्रेडिंग अकाउंट मैंने सबको लिया है। माइनर में 1-2 छूट गए होंगे तो मेजर वो मैं आपको कभी अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे मैंने शो किया। तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट यहाँ ऐसे प्रिपेयर करना पड़ता है कि हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। देखो कोई टीचर्स ऐसा भी करता है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एक साथ बनाता है, बट मैं आपको हमेशा यही तरीका बताऊंगा कि आप 12th में हैं और 12th के स्टूडेंट्स को एक साथ नहीं बनाना चाहिए। ओके, फॉर FY, BCom और डिग्री सेक्शन में आप जब जाते हैं तो वहाँ पर आप कंबाइन बना लीजिए, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट एक साथ बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अब जब 12th की बात आती है तो मैं हमेशा यही बोलूँगा कि आप ट्रेडिंग अकाउंट अलग से ही प्रिपेयर कीजिए, कभी भी कंबाइन मत बनाइए, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट ऐसा होता है कि आपको हमेशा स्टार्टिंग में लिखना पड़ता है। सबसे पहले इन द बुक्स यहाँ पे आप लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ जितने पार्टनर उनका नाम लिख सकते हैं या फिर आप फॉर्म लिख सकते हैं। स्टार्टिंग के पेज के टॉप पे आप ये लिख दीजिए। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। अब यहाँ पे मैंने 31 मार्च लिखा है, अगर आपका ईयर एंड 31 दिसंबर है तो आप 31 दिसंबर लिखिए, ठीक है। अब इसके बाद टी फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट है हमारा, ये हमारा डेबिट साइड हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा क्रेडिट साइड हो जाएगा। ओके, सो ये पूरा फॉर्मेट हमारा कौन सा अकाउंट फॉलो करता है, तो मैंने आपको बताया था ये कौन सा अकाउंट फॉलो करता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करता है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। तो ये यहाँ लिखना नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझने के लिए बताया कि आपको नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करना है, ठीक है। तो उसी अकाउंट के हिसाब से मतलब ये साइड कौन सी हो गई, ये हो गई एक्सपेंस एंड लॉसेस की साइड हो गई, क्योंकि हमारा नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और ये जो है ये हमारी क्रेडिट साइड है, तो ये कौन सी साइड है, ऑल इनकम एंड गेन की साइड हो गई, ठीक है। सो ये हो गया हमारा ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और ये हो गया हमारा ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये तो ठीक है, हाँ सर ये तो आपने लास्ट लेक्चर में भी हमको समझाया था कि डेबिट साइड जो होता है वो एक्सपेंस होता है और क्रेडिट साइड जो होता है वो इनकम होता है। ओके, अब कौन से एक्सपेंसेस है जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है पहले वो देखते हैं, ठीक है। तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या सर्विस ओरिएंटेड कंपनी हो तो उनका जो भी यहाँ पर जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पहला हमारा एक्सपेंस दिख रहा है आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सबसे पहले वो क्या आ रहा है, ओपनिंग स्टॉक। अब ये ओपनिंग स्टॉक क्या है, तो अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आप लोग क्या करते हो, प्रोडक्शन करने के लिए, फिनिश गुड बनाने के लिए आप रॉ मटेरियल लाते हो। अब वो रॉ मटेरियल आपने समझो लास्ट ईयर लाया था, ठीक है, प्रोडक्शन चल रहा था, ईयर एंड आ गया। अब वो जो रॉ मटेरियल बच गया वो आपका क्या बच गया, तो हम उसे क्या कहते हैं, स्टॉक, जिसको हम लोग और एक वर्ड में यूज करते हैं, इन्वेंट्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप जब डिग्री सेक्शन में जाओगे उसको इन्वेंट्री ही बोला जाएगा, बट नियर अभी हमारे लिए बेसिक है तो हम लोग को स्टॉक बोला जाता है। अब वो जो लास्ट ईयर का बचा हुआ स्टॉक था, जो रॉ मटेरियल बच गया, क्या हम इस साल उसे यूज नहीं करेंगे कि फिर से जाएंगे पहले रॉ मटेरियल खरीद कर लाएंगे, परचेस करेंगे और उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, नहीं, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी लास्ट ईयर रॉ मटेरियल बाय करके रखा था जो हमारे पास ऑलरेडी बचा हुआ है।
तो पहले हम उसी रॉ मटेरियल को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे पहले। तो इसीलिए वो पहला खर्चा होता है जो हमारे पास जो स्टॉक बचा था उसे हमने यूज़ किया, इसलिए वो स्टॉक हमारा क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक। ओके, बिकॉज लास्ट ईयर का क्लोजिंग था, इस साल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो पहला खर्चा वही है ओपनिंग स्टॉक। तो आप जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे हमेशा आपका ओपनिंग स्टॉक यहाँ होना चाहिए। बाकी के लिए फॉर्मेट का सीक्वेंस नहीं है, बट ये आपका हमेशा टॉप पे होना चाहिए कि ओपनिंग स्टॉक आपका सबसे पहले आना चाहिए। इसके बाद अब उतने से ही हमारे रॉ मटेरियल से जो हमारे पास लास्ट ईयर का बचा हुआ है, क्या पूरे साल भर में हम लोग ने पूरा प्रोडक्शन कर लिया रहेगा क्या? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, बिकॉज हम लोग को बिजनेस को एक्सपांड करना है, बिजनेस रन करना है, हमें और भी प्रोडक्शन करने हैं। तो हमें इस साल भी हमने रॉ मटेरियल बाय किया रहेगा, तो हमने जो भी रॉ मटेरियल बाय किया रहेगा, अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे टू परचेज। अब ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, ये हमारा रॉ मटेरियल है RMA। तो इसके बाद जो हमारा अगला खर्चा आता है टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब ये दोनों भी सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों है, तो आप खुद समझ सकते हैं दोनों भी किससे रिलेटेड है, रॉ मटेरियल से रिलेटेड है। रॉ मटेरियल मीन्स व्हाट, कच्चा माल जो हमने खरीद कर लाया था, अभी हमने फिनिश गुड को प्रोडक्शन में मतलब प्रोड्यूस किया नहीं है, तो इसीलिए हमारा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे लेस लिखा हुआ आपको दिख रहा है, जो मैंने यहाँ पे लेस किया हुआ है। नाउ व्हाट इज लेस मीन, अभी लेस क्या कर रहे हैं, जरूरी नहीं जो हमने प्रोडक्शन किया हुआ प्रोडक्ट के लिए जो रॉ मटेरियल मंगाया हो वो हर बार सही या राइट है। कभी कभी डैमेज कंडीशन में आ जाता है, कभी कभी एबनॉर्मल गुड्स, रॉन्ग वे ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आ जाता है। ठीक है, हमने टमाटो केचप की कंपनी थी, हमने मंगाया था टमाटो, गलती से 1 ट्रक संतरे आ गए, तो ये भी तो हो सकता है ना, एबनॉर्मल गुड्स कुछ आ सकता है, रॉन्ग गुड्स भी आ सकता है, या फिर जो टमाटो की कंडीशन है वो इतनी ज़्यादा वेस्ट हो चुकी है कि उसका हम कैचअप नहीं कर सकते, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कर देंगे, हमारे लिए नो यूज़ का है, हम उसे रिटर्न कर देंगे। तो हम जब भी कुछ परचेज करते हैं, उस परचेज में अगर कोई प्रोडक्ट हमें नहीं प्रॉपर लगता है तो हम उसे रिटर्न करते हैं, इसलिए हम उसे क्या करते हैं, यहाँ से लेस कर देते हैं। ओके, तो हमें इसलिए क्या करना है, जब भी आपको रिटर्न इनवर्ड, आपको ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, उसमें रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। बच्चे क्या समझते हैं, रिटर्न इनवर्ड मीन्स इनवर्ड हुआ है मतलब परचेज हुआ होगा, और वो रिटर्न इनवर्ड क्या करते हैं, परचेज से माइनस करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। यही मैं जब 12th का पेपर, बोर्ड का पेपर चेक करता हूँ, तो मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे यही सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि मैंने उनको देखा है जो बेसिक, मतलब जो बच्चों को, अच्छा एडवांस बच्चे नहीं ऐसा करेंगे, बट जो बेसिक होते हैं उनमें ये बेसिक भी नहीं होता कि वो इतना नहीं समझ पाते कि इनवर्ड मतलब कि हमारा प्रोडक्ट जो हमने सेल किया था तो वो सेल होता है। तो इसलिए इनवर्ड आप यहाँ माइनस नहीं करेंगे, आप यहाँ क्या माइनस करेंगे, आउटवर्ड, जो आपने बाहर से लाया हुआ प्रोडक्ट था वो हम यहाँ पे माइनस करेंगे, इसलिए इसका रिटर्न आउटवर्ड या फिर परचेज रिटर्न बोला जाता है। परचेज रिटर्न दिया था तो बस सब समझ जाता है, परचेज है मतलब परचेज से रिटर्न होना है, वो तो बेसिक हो जाता है। बट जब रिटर्न आउटवर्ड वर्ड होता है तो बच्चे कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं और रिटर्न आउटवर्ड कभी कभी जाके वो सेल से माइनस कर देते हैं। तो आपको ये बात हमेशा याद रखना है कि परचेज से हमें रिटर्न आउटवर्ड माइनस करना है। ओके, तो कभी कभी ट्रायल बैलेंस में रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न दिया रहेगा, तो ये भी हमारा एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमने माइनस कर दिया, उसके बाद जो हमारा मेन परचेज होगा वो आउटर कॉलम में आ जाएगा। इसके बाद अब ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, डॉक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ये सब आपको मैं क्या बताऊँ क्या है, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, कैरेज इनवर्ड या कैरेज भी कभी कभी आपको ट्रायल बैलेंस में दिया होता है, फ्रेट, ठीक है, डॉक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, वेजेस एंड सैलरीज, इंपोर्ट ड्यूटी। ओके, अब इसमें वेजेस एंड सैलरीज थोड़ा सा अलग कर देते हैं, बाकी ये जितने भी एक्सपेंसेस है इनको मैं इन शॉर्ट में आपको बोल सकता हूँ, ये सब परचेस करके रॉ मटेरियल के लाने के टाइम पे जो भी खर्चे होते हैं ये वो खर्चे। ओके, सो मैं इनको बोल सकता हूँ परचेज एक्सपेंसेस, इनको मैं इंडायरेक्टली ऐसा भी बोल सकता हूँ, दिस आर ऑल द परचेज एक्सपेंसेस। अभी आपको मैं सबको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। पहला है कैरेज इनवर्ड, जब हम लोग रॉ मटेरियल, देखो उड़ के तो नहीं आएगा, ओके, छोटी सी बात कि रॉ मटेरियल को लाने जाना पड़ेगा, तो रॉ मटेरियल जब लाने जाओगे या फिर मंगवाओगे तो जो बंदा उसे लेके आ रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो रहा है, उसे हम लोग कहते हैं कैरेज। अब कैरेज जो होता है वो खाली कैरेज अगर आपने ट्रायल बैलेंस में दिया है तो वो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही जाएगा, बिकॉज कैरेज हमको क्लियर नहीं हो रहा है कि ये प्रोडक्ट रॉ मटेरियल लाते टाइम लगा था कि फिनिश गुड्स को बाहर ले जाते टाइम लगा था। तो हम इसे ये मानकर चलते हैं कि कैरेज यानी हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये लाते टाइम प्रोडक्शन को, गुड्स को जब रॉ मटेरियल लेके आ रहे थे, रॉ मटेरियल ला रहे थे, तभी ये खर्चा हुआ है, तो इसलिए हमने उसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस मान लिया। अगर कैरेज इनवर्ड स्पेसिफाई कर रहा है, कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल लाना, तो इनवर्ड जो स्पेसिफाई कर रहा है तो एक चीज क्लियर हो गई कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है।
और अगर कैरेज आउटवर्ड बोलता है तो ये क्या है, कैरेज आउटवर्ड मीन्स हम बाहर ले जा रहे हैं, बाहर ले जाने के लिए खर्चा कर रहे हैं, मतलब फिनिश गुड तैयार हो चुका है फैक्ट्री में, अब वो जा रहा है सेल के लिए, तो वो आपका डायरेक्ट नहीं होता है, वो आपका क्या हो जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कैरेज इनवर्ड या कैरेज लेना है। फ्रीट, अब फ्रीट क्या होता है, हम लोग जब फॉर डिफरेंट कंट्रीज, हम लोग कभी डिफरेंट कंट्रीज से रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, तो वहाँ डिफरेंट कंट्रीज बोलिए या फिर डिफरेंट स्टेट बोलिए, तो लॉरी से लाने पर, शिप से लेके आने पर, ये जो ट्रांसपोर्टेशन जो खर्चे होते हैं उसको हम लोग फ्रीट बोलते हैं। रेलवे से भी मंगाते हैं तो उसको हम लोग फ्रीट बोलते हैं। ओके, अगर हम लोग शिप से ला रहे हैं तो शिप से लाने के बाद जो बंदरगाह होता है दैट इज कॉल्ड एज डॉक। बहुत लोगों को नहीं पता होगा इसलिए मैंने बता दिया आपको, डॉक होता है जहाँ पर ये सब लॉरीज या ट्रक कंटेनर्स बड़े बड़े आते हैं और वहाँ पे रखा जाता है। तो वो जो जहाँ पर जो स्पेस आप यूटिलाइज करते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, उससे भी वो लोग उसका भी पैसा लेते हैं। तो अगर आपने रॉ मटेरियल मंगाया और आपने उस डॉक में जाके कहीं भी आपका वो यूज़ किया है प्लेस उनका, तो वो डॉक चार्जेस लेते हैं। तो ये फ्राइट हो गया, कैरेज डॉक हो गया। ठीक है, अब कस्टम ड्यूटी क्या है, जब हम लोग बाय प्लेन, आपने कस्टम ड्यूटी वर्ड बहुत बार सुना होगा, जब हम लोग बाय प्लेन फॉरेन कंट्री से कोई प्रोडक्ट लाते हैं जो कस्टम्स में पहले, मतलब इंडिया पहले आपकी जो भी कंट्री है, जिस कंट्री फॉर एग्जांपल इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया कस्टम पहले क्या करेगा, उसे क्लियरेंस करेगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, किस माहौल का है, ओके, इसके ऊपर क्या चार्जेस पे किए हैं, लिमिटेशन क्या है, ये सब चेक करने के बाद वो अलाउड करेगा। तो वो नॉर्मली क्या करता है कि आपके ऊपर एक सब्सिडी अगर है तो एलोकेट करेगा, अदरवाइज वो आपको चार्जेस लेगा कि आपने बाहर कंट्री का रॉ मटेरियल मंगाया है, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, तो आपको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ता है। इसके साथ साथ इंपोर्ट ड्यूटी होता है। इंपोर्ट ड्यूटी भी फ्रॉम बाइंग अ गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री। अगर हम लोग रॉ मटेरियल अनदर कंट्री से ला रहे हैं तो अपनी कंट्री उसके ऊपर क्या करेगी, चार्जेस अप्लीकेबल करेगी, जिसको हम लोग इंपोर्ट ड्यूटी बोलते हैं। तो ये जो कैरेज इनवर्ड है, फ्राइट, डॉक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, इनडायरेक्टली आपको क्या समझना है कि ये सब एक ऐसे एक्सपेंसेस है विच आर इंकर्ड व्हेन वी बाइंग द प्रोडक्ट एंड वी आर टेकिंग टू द फैक्ट्री, द एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन दैट इज कॉल्ड एज परचेज एक्सपेंसेस। आप इसे परचेज एक्सपेंसेस समझ लीजिए, क्योंकि ये सब खर्चे जब भी आप रॉ मटेरियल को लेकर फैक्ट्री में लाते हैं तभी लगता है, इसीलिए ये सब खर्चे आपके क्या होते हैं, परचेज एक्सपेंसेस माने जाते हैं। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे एक चीज़ रखी है, वेजेस एंड सैलरी। देखो वेजेस एंड सैलरी अब क्या होता है, फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं, ठीक है, पहले फंडा आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, वेजेस क्या है और सैलरी क्या है। देखो फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं नॉर्मली वो लेबर्स होते हैं, बिकॉज वहाँ पर वो ऐसे लोग होते हैं जो लोग दिहाड़ी बोल सकते हैं, वीकली बोल सकते हैं, डेली बेसिस बोल सकते हो। वो कैसे पता है, वो अपने मन के राजा होते हैं। लेबर्स को तो आप पता ही है, दिन भर का कमाएंगे, खाएंगे और सुकून से रहेंगे। सबसे बड़े राजा वही है। मैं नहीं कहता कि बिजनेसमैन राजा होता है, राजा तो वही होते हैं, सुकून से रहते हैं। ओके, यहाँ टेंशन जिसको नहीं है वो राजा है। ओके, सो अब यहाँ पर ये जो लेबर्स होते हैं, ये लेबर्स क्या करते हैं, पर डे जाते हैं, मॉर्निंग को हाजिरी देंगे, काम करेंगे, शाम को अपना पैसा लेंगे, चले जाएंगे। कल आने का मन हुआ तो ठीक है, नहीं तो परसों आएंगे, फिर काम करेंगे। कोई कोई होता है वीकली काम करता है। तो लेबर्स को इसीलिए क्या करते हैं, हम लोग मजदूरी देते हैं। जितना दिन उसने मजदूरी की, जितना दिन उसने वेजेस का, जिस दिन उसने काम किया, उतने दिन का उसका पर डे का हिसाब से या पर वीक के हिसाब से उसका पैसा देंगे, दैट इज कॉल्ड एज वेजेस। अब सैलरी किसको मिलती है, जो लोग फिक्स परमानेंट है वहाँ पर और मंथली बेसिस पे काम कर रहे हैं, जिनको हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, हमारे पास परमानेंटली फिक्स है, सुपरवाइजर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, हमारे पास जो बड़ी बड़ी मशीन्स है उसको सर्विस मेंटेनेंस वाले पर्सन हैं। तो ये लोग को हम लोग वेजेस नहीं पे करते, बिकॉज ये हमारे पास लॉन्ग टर्म बेसिस पे रहते हैं, हमेशा के लिए रहते हैं, तो इनको हम सैलरी पे करते हैं। इसीलिए फैक्ट्री में भी हम लोग को वेजेस एंड सैलरी दोनों पे करनी पड़ती है। बट अब आपको ट्रायल बैलेंस के साथ, क्वेश्चन के साथ थोड़ा ध्यान देना है। अगर आपके ट्रायल बैलेंस में आपको वेजेस एंड सैलरी दी है और सैलरी एंड वेजेस दिए, तो ये चीज़ याद रखना, जो पहले आ रहा है वो उसका इनपुट हो जाएगा। मतलब कि अगर वेजेस एंड सैलरी दिया है तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि ये हम ऐसे मान के चलेंगे कि वेजेस एंड सैलरी मतलब ज़्यादा वेजेस दिया है और सैलरी कम दिया है, मतलब ये खर्चा कहाँ का हुआ है, फैक्ट्री में हुआ है, इसलिए ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। लेकिन अगर आपको ट्रायल बैलेंस में सैलरी वेजेस दिया है, मतलब ज़्यादा लोग परमानेंट थे और कुछ लोग लेबर थे, यानी कि ये खर्चा इनडायरेक्ट हुआ है, ये ऑफिस में हुआ है, इसलिए इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करेंगे और वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी चीज़ आपको याद रखनी है कि जब वेजेस एंड सैलरी दिया होगा तो वेजेस एंड सैलरी हमेशा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस माना जाएगा और वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। इसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग और भी जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं।
तो ये हमारा कोल, गैस, मोटिव पावर, ऑयल, ग्रीस, ये सब कहाँ लगता है? फैक्ट्री के अंदर लगता है। हमारे पास मशीन्स होते हैं जिसमें हमें, अब तो कोल नहीं लगते लेकिन पहले कोल लगते थे, तो अभी भी कुछ कुछ अगर मशीन अगर समझो कोल पे चल रही है, कोयला, कोल यानी कोयला, तो गैसेस है, गैसेस तो अभी भी लगता है। मोटिव पावर यानी हाइड्रोसिक बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, ठीक है। ऑयल, ग्रीस, मशीन को अच्छे से चलने के लिए, तो ये सब चीज़ें हमारी कहाँ लगती है? फैक्ट्री में लगती है। ये सब प्रोडक्शन के टाइम पे लगता है, इसलिए ये सब भी हमारा क्या है? ये सब भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। अब रॉयल्टी, रॉयल्टी बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। बहुत लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता है रॉयल्टी क्या है, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं, बहुत लोग सोचते हैं रॉयल्टी इज लाइक कॉपीराइट, ठीक है। आप रॉयल्टी को कॉपीराइट समझ सकते हो, बट रॉयल्टी एंड कॉपीराइट आर नॉट वन एंड द सेम। अगर रॉयल्टी आपकी है, ठीक है, अगर आपको मिल रही है तो यू कैन से हाँ ये मेरे लिए असेट्स है, ये कॉपीराइट है, यस। बट रॉयल्टी को हम एक्सपेंस क्यों मानते हैं? और वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकता है। पहले मैं आपको रॉयल्टी का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ओके। हम लोग सब लोग जानते हैं कि हमारे पास एक बहुत अच्छे राइटर हैं, हरिवंश राय बच्चन जी, ठीक है, जिनकी बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें आती हैं। अब इन किताबों को छापने का काम कौन करता है? अच्छे अच्छे प्रोडक्शन कंपनीज करती हैं, ठीक है। बहुत सारे पब्लिशर्स है, प्रोडक्शन करते हैं पब्लिशर्स, जिनका काम है पब्लिश करना बुक्स को। तो जो भी पब्लिशर इनके बुक्स को छापता है, इनके बुक्स को जो प्रिंट करता है, ठीक है, वो क्या करेगा? इनको हर एक इनकी किताब के पीछे कुछ अमाउंट एज अ राइट कि सर मैं आपका किताब छाप सकता हूँ क्या, एज अ राइट लेगा। और उस राइट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। बिकॉज मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, पब्लिशर हूँ, मुझे अगर हरिवंश राय बच्चन की किताब छापनी है तो मुझे पहले उनसे एक अथॉरिटी लेना पड़ेगा, और वो अथॉरिटी वो फ्री में नहीं देंगे, उसके ऊपर चार्ज करेंगे। तो अगर समझो उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर मेरी कॉस्टिंग है एक बुक की 200 रुपये, तो मैं क्या बोलूँगा? सर मैं आपको हर बुक के पीछे 20 रुपये दूंगा एट अ टाइम ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जब मैं उसे बना रहा हूँ, ठीक है। तो वो बोलेंगे ठीक है चलेगा। तो जितने भी बुक मेरे प्रोडक्शन में प्रोड्यूस होते जाएंगे, समझो मैंने 1000 बुक बनाई तो 20 × 1000 20,000 रुपये उनको मुझे देने पड़ेंगे। तो ये जो खर्चा तुम्हें दिख रहा है, ये कब देना पड़ा मुझे? प्रोडक्शन करते समय, प्रोडक्ट को बनाते समय, बुक को पब्लिश मतलब प्रिंट करते समय। तो इसीलिए ये जो खर्चा है ये हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बिकॉज बनाते हैं। अब रॉयल्टी में इसलिए यहाँ पर है ना, रॉयल्टी खाली लिखी रहेगी ना, तो आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही समझना। बट कभी कभी आपको ऐसे दिया होता है रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, तो ये भी आपका क्या है? डायरेक्ट है, मतलब प्रोड्यूस कर रहा था उस टाइम पे खर्चा लगा, तो यानी प्रोडक्शन के टाइम पे हुआ है खर्चा, इसीलिए हम लोगों ने डायरेक्ट में लिखा है। लेकिन अगर ये आपको FY BCom में डिग्री में यूज होगा, रॉयल्टी ऑन सेल बोला है। अब रॉयल्टी ऑन सेल क्या होता है समझ लेना बात को। मैंने हरिवंश राय बच्चन जी को कहा सर अगर आपको चाहिए तो मैं प्रोडक्शन के टाइम 20 रुपये दूंगा, या फिर एक और मेरे पास स्कीम है, एक बुक अगर मार्केट में बिकी 200 रुपये की तो मैं आपको 50 रुपये दूंगा, लेकिन अब भी नहीं दूंगा, बिकने पे 50 रुपये दूंगा 200 में। तो समझो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा बहुत अच्छा रेपुटेशन है, आराम से बिक जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है मुझे रेपुटेशन, मुझे ना रॉयल्टी सेल पे चाहिए। तो प्रोडक्शन के टाइम पे मैंने रॉयल्टी नहीं पे कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे रॉयल्टी मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं लूँगा। बिकॉज जो मैंने यहाँ पर रॉयल्टी दी वो कहाँ पर दी है? जब जब मेरी बुक सेल होती जाएंगी उसके पीछे मुझे उनको 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन के पीछे मैं उनको 1 रुपये भी नहीं लूँगा, ठीक है। तो वो मेरा फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं आएगा, वो कहाँ पे आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इसीलिए आपको क्या करना है कि रॉयल्टी अगर खाली दी है तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन दिया है तो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, बट रॉयल्टी ऑन सेल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। ओके, अब आते हैं प्राइमरी पैकिंग चार्जेस। अब आपको अगर पैकिंग चार्जेस बोला है, ओनली पैकिंग चार्जेस, तो वो इनडायरेक्ट है। फिर से बताओ, अगर सिर्फ पैकिंग चार्जेस बोला है तो वो इनडायरेक्ट है, बिकॉज हमें पता नहीं पैकिंग कभी हुआ है, तो हम ये मान के चलेंगे सेल करने के लिए पैकिंग की है, तो वो आपको इनडायरेक्ट में लिखना है। बट अगर उसने आपको स्पेसिफाई किया प्राइमरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग, तो प्राइमरी पैकिंग अगर बोलेगा तो वो आपका कहाँ पे आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। लेकिन अगर सेकेंडरी पैकिंग बोलेगा तो वो आपका कहाँ पे आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट यानी ट्रेडिंग, इनडायरेक्ट यानी प्रॉफिट एंड लॉस। पैकिंग तो आपको पता है ना, प्रोडक्ट को पैक करते हैं। ओके, अब फैक्ट्रीज में हम लोग और भी क्या क्या एक्सपेंसेस कर सकते हैं? तो लाइटनिंग एंड हीटिंग है, ठीक है। लाइटनिंग हीटिंग आपको पता ही है। रेंट एंड टैक्सेस, आप रेंट पे, अगर फैक्ट्री आपका रेंट पे तो रेंट भरेंगे। आपने अपने रिस्क को बियर करने के लिए आपने इंश्योरेंस लेके रखा है फैक्ट्री का, तो वो भी आपके लिए एक्सपेंसेस। तो ये सब भी आपके क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बिकॉज ये सब किसके लिए आपने पे किया है? फैक्ट्री के लिए पे किया है। अब सर लाइटनिंग, हीटिंग, रेंट एंड रेटेड, इंश्योरेंस, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी होता है। हाँ होता है,
बट अब ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये रेंट किसके लिए पे किया है, ये इंश्योरेंस किसके लिए दिया है, ये लाइटिंग हीटिंग कहाँ पे किया है, तो ये किसके लिए पे किया है, तो मेजर चीज यहाँ पे किया है फैक्ट्री के लिए, इसीलिए डायरेक्ट है। अगर ये स्पेसिफाई नहीं होता तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, तो हम इनडायरेक्ट मान के चलते हैं। बट यहाँ पे स्पेसिफाई किया फैक्ट्री लाइटिंग हीटिंग, फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस, फैक्ट्री इंश्योरेंस, तो ये स्पेसिफाई कर रहा है कि ये फैक्ट्री के लिए ही हुआ है, इसलिए ये सब कहाँ पे जा रहा है, डायरेक्ट। बिकॉज फैक्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो रहा है। ओके, और उसके बाद अब यहाँ पर जो एक वर्ड है, ये नॉर्मली जब क्वेश्चन को टफ करना होता है तो ऐसे ऑप्शन आते हैं, वर्क मैनेजर सैलरी। सर सैलरी बोला है ना, तो हम लोग तो ये मान के चलेंगे सैलरी है या मैनेजर सैलरी है, तो हम लोग तो इनडायरेक्ट है ना सर, क्योंकि ऑफिस में लोग काम करते हैं, लेबर तो है नहीं वो, तो हम लोग ले लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। यस, बट आगे आपने एक वर्ड और नहीं लिखा, आगे कुछ लिखा था, वर्क मैनेजर। वर्क मैनेजर मीन्स ऐसा मैनेजर जो काम करवा कर लेता हो, तो काम करवा कर लोगों को कहाँ से लेते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट इसको हम सुपरवाइजर भी बोल सकते हैं, ये सुपरवाइजर है, वर्क मैनेजर यानी सुपरवाइजर जो लेबर से काम करवा कर लेता है। तो ये कहाँ पे होते हैं, फैक्ट्री में। तो ये कौन से एक्सपेंसेस होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, तो ये भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये सब मेजर्स जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में, ये सब सारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ये सब आपके क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, तो इन सबको आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेना है, और इसके बाद इन सब एक्सपेंसेस के बाद अब आ जाते हैं हम लोग इनकम में। ओके, सो अब देखते हैं इनकम क्या है। ओके, लेट्स सी द इनकम नाउ। इनकम में हमारे पास सबसे पहला इनकम, देखो यहाँ पर मैंने हमेशा बोला है कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में एक ही आपका मेजर इनकम है। ओके, और वो है आपका सेल। आप यहाँ पर सिर्फ एक तरह से इनकम कमा सकते हैं, वो भी सेल करके। अब इस सेल में भी लेस किया है रिटर्न इनवर्ड। ओके, अब सेल से लेस किया है रिटर्न इनवर्ड, यानी कि क्या होता है रिटर्न इनवर्ड, यानी आपने जब सेल किया हो और सामने वाले कस्टमर्स को आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, या आपने कंडीशन, प्रॉपर कंडीशन में जैसा उसे चाहिए था वैसा आपने नहीं बना कर दिया, ठीक है, डैमेज कंडीशन प्रोडक्ट उसके पास ही पहुंचा हो, जैसे आपने यहाँ पे परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस किया, आपको प्रोडक्ट सही नहीं लगा, तो वैसे यहाँ पर आप इसे सेल्स रिटर्न भी बोल सकते हैं या फिर रिटर्न इनवर्ड बोल सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट सेल करने के बाद अगर रिटर्न कर रहा है कस्टमर, तो उसे लेस करने के बाद जो हमारा मेजर, उसके बाद जो नॉर्मल हमारा सेल होगा वो हमारे लिए सेल हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनकम। अब इसके बाद सर ये सब तो हमारा इनकम नहीं है, सर गुड लॉस बाय फायर, थीफ, इन एक्सीडेंट, ये इनकम कैसे हो सकता है? यस, बरोबर है। गुड डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, सर इनकम कैसे हो सकता है? गुड विड्रॉ बाय पार्टनर, इनकम कैसे हो सकता है? क्लोजिंग स्टॉक, सर इनकम कैसे हो सकता है? यस, ये बाकी के चारों भी इनकम नहीं है, इनकम सिर्फ एक ही था, वो भी सेल। तो सर ये चार क्या है? अब ये चार क्या है सुन लो। ट्रेडिंग अकाउंट ये हमारा कहीं ना कहीं रियल अकाउंट का भी रूल फॉलो करता है, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट का, ये गुड्स के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि गुड्स से क्या होता है, असेट्स होता है, और असेट्स के हिसाब से हम ये मान के चलते हैं अगर परचेस गुड्स आ रहा है तो सेल यानी गुड्स जा भी रहा है। तो ये बाकी जो चारों चीजें हैं इसे ये मान के चलना है कि गुड्स हमारे लॉस हो रहे हैं, गुड्स हमारे पार्टनर्स लेके जा रहे हैं, गुड्स हमारे फ्री में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, मतलब हमारा गुड्स क्या हो रहा है, जा रहा है। तो जब भी हमारे गुड्स कहीं भी सेल भी हो रहा है मतलब गुड्स जा रहा है, अगर आपको ऐसा लगे सेल है तो सेल भी आपका क्या हो रहा है, गुड्स मतलब जा रहा है। तो जब भी आपका गुड्स, हमेशा याद रखना ट्रायल बैलेंस में अगर आपको दिया हो या एडजस्टमेंट में आपको दिया हो कि गुड्स रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट हो और आपको ऐसा लगे कि गुड्स इज गोइंग आउट, हमारे फैक्ट्री से गुड्स जा रहा है, तो एक चीज क्लियर होती है कि आपको उसका एक इफेक्ट तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में करना ही करना है, ठीक है। मैं इसे 5 उंगली बोलता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ 5 उंगली समझ के रखो। देखो 5 उंगली से गुड्स जाता है, मेरे हाथ में यहाँ पे ध्यान देना। पहला है आपने सेल किया, गुड्स गया, आपने फ्री में सबको बांटा, एडवर्टाइजिंग किया, गुड्स चला गया, आपके ओनर ने अपने लिए गुड्स यूज कर लिया, पर्सनल ड्राइंग किया, गुड्स चला गया, ठीक है। आपका गुड्स जल गया, चोरी हो गया, डैमेज हो गया, फ्लोड में डूब गया, तो भी आपका गुड्स चला गया, एंड लास्ट बचा हुआ गुड्स नेक्स्ट ईयर के यूज करने के लिए चला गया, ठीक है। तो ये 5 चीज याद रखो, 5 तरह से हमारा गुड्स जाता है। तो आपको वही चीज यहाँ पे देने को, एक सेल किया, गुड्स चला गया, जल गया, चोरी हो गया, एक्सीडेंट यानी वही फ्लोड डैमेज कुछ भी हो गया, गुड्स चला गया। थर्ड, फ्री में हम लोग ने बांटा, फ्री में बांटते एडवर्टाइजिंग कर रहे, गुड्स चला गया। ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग कर लिया, विड्रॉ कर लिया, चला गया। क्लोजिंग स्टॉक,
बचा हुआ गुड्स नेक्स्ट ईयर के लिए चला गया। तो जब भी आपके गुड्स रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट हो तो इनकम तो नहीं है बट एक ही इनकम में से बाकी सब आपको क्या करना है, गुड्स रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट होगा तो आपको क्रेडिट साइड में ही लिखना है। अब लास्ट में मैंने यहाँ पे ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है। तो ये कब होता है, देखो अगर मान के चलो ये पूरा इनकम आपका आता है 1 लाख, ये गुड्स अब ये क्यों मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे आप लोग अभी भी कंफ्यूज अगर हो रहे होंगे सर क्यों हमने यहाँ पे लिया है, बिकॉज देखो सेल हमारा हुआ था समझो 80,000 का और 20,000 के ऐसे कुछ गुड्स थे जो हम लोग ने प्रॉफिट ने इनकर किया। बट ये गुड्स को मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये सब खर्चे ऐसे हो गए हैं जिनको हम लोग प्रॉफिट लॉस में भी लेंगे बट यहाँ पर एज अ इनकम जनरेट क्यों किया जा रहा है, बिकॉज अगर हम वो नहीं लेंगे तो हमारा प्रॉफिट रॉन्ग दिखाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया कि 1 लाख का समझो फॉर एग्जांपल ये पूरा मेरा 1 लाख का इनकम यहाँ पे मुझे हो रहा है, तो उस 1 लाख में अगर मैंने पूरे एक्सपेंसेस देखे तो मेरे समझो एक्सपेंसेस हो रहे हैं 90,000 के, यहाँ तक मेरा एक्सपेंसेस हो रहा है 90,000। तो ये जो 10,000 जो बैलेंस आ रहा है ये मतलब मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट। बट अगर समझो मेरा एक्सपेंसेस अगर 1,10,000 हो रहा है और इनकम सिर्फ 1 लाख है तो इनडायरेक्टली मतलब मुझे क्या हो रहा है, 10,000 का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको टैली करना है। तो अगर आपका एक्सपेंस कम है, इनकम साइड ज्यादा है, यानी कि डेबिट साइड कम है और क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो इनडायरेक्टली आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर आपका डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था ट्रेडिंग अकाउंट का। अब इसके बाद मैं आपको सिखाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।